आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट के क्या हाल हैं और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि तमाम कमोडिटी स्पेसेस में आज क्या स्ट्रैटेजी अपना के चले। लेकिन शो शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और इस साल कम बारिश होने की आशंका अब बढ़ चुकी है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट से भी हमने खास बातचीत की थी और उनका कहना है कि अब अल नीनो बनने के संकेत बन रहे हैं। अप्रैल में स्थिति और साफ होगी, लेकिन मॉनसून को लेकर इस वक्त चिंता बढ़ चुकी है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा भी मौजूद हैं। जी शर्मा जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो खबर मिल रही है यहाँ पर कुछ एजेंसीज के हवाले से, एनओएए यानी कि हमारे दर्शकों को हम बता दें कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नमेंट एजेंसी है जिन्होंने की अनुमान लगाया है कि अल नीनो के कारण मानसून कमजोर हो सकता है। इस साल मानसूनी बारिश कम होने के आसार हैं और जून जुलाई अगस्त में अल नीनो की आशंका करीब 49% बताई जा रही है। शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना सीरियसली हम देख रहे हैं इस डेटा को, क्योंकि वित्त मंत्री ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को हाईलाइट किया और कहीं ना कहीं वैलिडेट किया कि ये चिंता अब आने वाले समय में और बढ़ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं और इस डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं? जी हाँ, आपने ठीक कहा पूजा। कल का इकोनॉमिक रिव्यू जो था फाइनेंस मिनिस्टर का, उसमें उसका जिक्र जरूर किया था और अच्छी बात है। ताकि देखिए, अल नीनो का खतरा जो है वो लगभग शुरुआती दिनों से ही बना हुआ है और स्काईमेट ने अपने शुरुआती अनुमान में, जो कि जनवरी के महीने में था, जारी किया था। हालांकि जैसा आपने भी बताया, स्प्रिंग बैरियर जरूर होता है मॉनसून के मॉडल के जो चलते एक्यूरेसी अप्रैल के बाद जरूर बढ़ जाती है, लेकिन उससे पहले भी जो आंकड़े आते हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। पिछले कई एग्जाम्पल हैं इसके लिए। जैसे जैसे उसके मॉडल रिजल्ट आते हैं, उसको उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उनको हमें नकार नहीं सकते हैं। और ऐसा ही इस बार भी है। और इस बार तो मैं कह रहा हूँ, हर सप्ताह पिछले 4 सप्ताह से जैसे जैसे आंकड़े अपग्रेड होते हैं, उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है एल नीनो की। और जैसे जैसे, हालांकि अभी आज के दिन की बात करें तो अभी भी लानीना, वीक लानीना कंडीशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन वार्मिंग शुरू हो गई है पैसिफिक की। जो सब सरफेस वार्मिंग, सरफेस तो छोड़ो, जो सब सरफेस है उसमें भी वार्मिंग ट्रेंड शुरू हो गया है। तो लगभग लगभग ये तय है कि एल नीनो कंडीशन जरूर बनेंगी। हाँ, इतना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल सटीक कब से शुरू, ठीक है। बट जैसा कि अभी 4 महीने का समय है, करीब करीब 3 महीने का तो लेके ही चले मानसून के आने में, तो तब तक स्थिति कोई विशेष बदलाव होने का नहीं है। स्प्रिंग बैरियर भी तब तक खत्म हो जाएगा। अप्रैल का अनुमान आने की हम भी जरूर वेट करेंगे, लेकिन चिंता इस बात की जरूर है कि एल नीनो की स्थिति बनी हुई है। और पास्ट रिकॉर्ड लेके चलें तो एल नीनो के चलते स्काईमेट तो क्या, जैसे आपने नोआ के बारे में बताया, कोई भी एजेंसी एल नीनो के चलते इंडियन मॉनसून के बारे में कभी भी ऐसी आज तक भविष्यवाणी नहीं की कि मॉनसून अच्छा रहेगा, और होता भी नहीं है। 80% केसेस में लगभग लगभग सामान्य से कम, बिलो नॉर्मल मॉनसून रहता है, और उसमें 60% तक तो कई बार वो ड्राउट की तरफ जाता है। 60% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको लेके चिंता है। देखिए, कृषि मानसून की वर्षा पे काफी हद तक निर्भर है, और विशेषकर मानसून का प्रभाव उन क्षेत्रों में जो कि एग्री बाउल के नाम से जाने जाते हैं, देश के मध्यवर्ती भाग, देश के उत्तरी भाग, उनमें मानसून के दिनों में एल नीनो का प्रभाव बाकी क्षेत्रों से ज्यादा रहता है। इसलिए चिंता की बात जी है। बिल्कुल। तो ये फोरकास्ट तो फरवरी में आ रहे हैं, अब अप्रैल में भी जो स्थिति क्लियर होगी, क्या बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है अप्रैल के में जब स्थिति और ज़्यादा क्लियर होगी? तो नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये है कि देखिए, किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे इवेंट के पास जाएंगे तो वो बढ़ती है, किसी भी मॉडल की। अभी इस वक्त हम मानसून के बारे में फोकास, तो मानसून
3 हाँ। महीने तो अभी बाकी है आने में और 4 महीने का मानसून। तो कहने का मतलब है 7 महीने की फोरकास्ट देना बहुत मुश्किल बात हो जाती है इतनी जल्दी पहले। हाँ, जो शुरुआती जो ट्रेंड आने शुरू हो जाते हैं उसको पढ़ते हुए इतना ज़रूर है कि ये एल नीनो की कंडीशन बाकायदा बन रही है। ला नीना अभी धीरे-धीरे खत्म हुई, मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर-अंदर ये जो मार्च के महीने में ही न्यूट्रल कंडीशन बन जाएँगी और न्यूट्रल से फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे एल नीनो की स्थिति बन जाएगी। और जब तक हमारा मानसून शुरू होगा, चाहे वो हम शुरू में इवॉल्विंग एल नीनो कहें, एकदम तो वो शूट अप नहीं करेगा। पानी जो होता है समुद्र का धीरे-धीरे गर्म होता है, धीरे-धीरे ठंडा होता है। उसमें कोई अब्रप्ट राइज़ नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसा ज़रूर मान सकते हैं कि जब तक मानसून शुरू होगा, एल नीनो की कंट्रीब्यूशन जो काफ़ी हो जाएगी तापमान बढ़ने के कारण। पैसिफिक ओशन के तापमान प्रशांत महासागर में अभी से बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने से बढ़ जाएगी कंट्रीब्यूशन। और जब तक जुलाई का महीना होगा, मेरे ख्याल में तो कोर मानसून मंथ्स जुलाई और अगस्त बहुत मायने रखते हैं कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन 2 महीनों में ऐसा लग रहा है शुरुआती अंदाजों से ही कि मानसून की वर्षा प्रभावित रहेगी और हो सकता है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो, जो कि कृषि को लेके एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। शर्मा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि फिर सरकार के साथ भी इसको लेकर डिस्कशन हो ही रहा होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स पर भी इसमें चिंता की बात होगी, किसानों से भी बातचीत चल ही रही होगी। पैदावार पर किस तरह का असर पड़ सकता है, फसलों पर कितना असर पड़ सकता है इसका, और फिर आप किस तरह का तैयारी उसके पीछे करने का सुझाव देंगे किसानों को? देखिए, फसलों के हिसाब से अभी तो हम रबी फसल की बात कर रहे हैं और जैसे कि मौसम का फेरबदल देश के उत्तरी भागों में, मध्यवर्ती भागों में देखने को मिल रहा है, तो उस पे भी काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने अपनी चिंता ज़ाहिर की है कि भई हो सकता है ओवरऑल यील्ड प्रोडक्टिविटी उतना ना हो पाए जितना कि एस्टिमेट किया गया है। तो उससे भी और ज़्यादा चिंता ये है कि नेक्स्ट जो खरीफ की फसल है, एल नीनो के चलते हालांकि गर्मी भी बढ़ जाती है, वर्षा कम होती है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट जो फसल होगी उसको भी हमें संज्ञान में लेना होगा अभी से ही। देखो, किसान के लिए बहुत मुश्किल सी बात है इस वक्त उसको डिसाइड करना है कि कब करना है, सोइंग कब करनी है, कौन सी फसल करनी है, किस तरह के हालात रहेंगे, मौसम कैसे रहेगा, वर्षा कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, कब आएगी। बहुत सारे विषय इसमें से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ इवन जो पास्ट रिकॉर्ड तो यही है कि जब भी एल नीनो होता है खरीफ की फसल को नुकसान तो जरूर हुआ है। फायदा तो खैर आप छोड़ दीजिए, कितना नुकसान होता है इसका इसको सोचने का विषय है जी। और क्योंकि जो मई के महीने में और जून के महीने में भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी ज्यादा होगी और वर्षा सामान्य से हो सकता है कम रहे शुरुआती दौर। अगर शुरुआती दौर में वर्षा अच्छी हो जाती है जून और जुलाई में, तो बाद में उसका फिर भी कंपेंसेट हो सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मौसम अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो वो तो एक दुविधा है किसान के लिए, डबल वहमी जिसको बोलते हैं, उस तरह के हालात बन जाते हैं कि शुरुआती दौर में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शुरुआती में ही इतना ज्यादा खराब ना हो, सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो ज्यादा खराब होगा देन फर्स्ट हाफ। जी राइट। ऑलराइट शर्मा जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को और इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये इस खबर को जानकारी आपको देनी ज़रूरी थी। हालांकि स्थिति अब काफ़ी हद तक अप्रैल में भी क्लियर होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अब तो वित्त मंत्री ने भी अपने इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को हाईलाइट किया है, तो इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य कमोडिटीज़ की और शुरुआत सबसे पहले करेंगे सोने चांदी से। सोने चांदी में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा है एज यूजुअल। यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्शन इस वक्त तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी मौजूद हैं, अमित सजेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा तरुण सत्संगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जतिन, पहले आपसे जानना चाहेंगे सोने चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इस पूरे हफ्ते हमने देखा काफी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या सुझाव देंगे, किस तरह से ट्रेड लेने की राय देंगे सोने चांदी में?
गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात कर लूँ तो स्पेसिफिकली सिर्फ इंट्राडे पर्पस से जो आज व्यू पॉइंट बन रहा है वो पॉजिटिव का बन रहा है। जिस तरह से हमने पिछले 10-12 दिनों से जो सेल ऑफ देखा है गोल्ड सिल्वर के अंदर, इनफैक्ट ये जो फरवरी महीना रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, पूरा फरवरी महीना हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी नेगेटिव रहा है और ओवरसोल्ड लग रहे हैं थोड़े से प्राइजेस जो है वो यहाँ पर। तो मुझे आज इंट्राडे स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक ड्यू है इस काउंटर में गोल्ड और सिल्वर के अंदर। गोल्ड मुझे लग रहा है 55-750 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करता है, उसके बाद एक अच्छा खासा उसके अंदर पुल बैक रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो उसको 56,000 से लेके 56,100 तक लेके जा सकता है। ये गोल्ड के ऊपर व्यू पॉइंट है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का रुझान रहा है उसकी वजह से पूरा ये जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रहा है उसका पूरा वेटेज रहा है गोल्ड डॉलर इंडेक्स का गोल्ड के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं कॉमेक्स के अंदर स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, 1820 के पास सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ रुपया जो है वो आज भी गैप अप ओपनिंग के बाद अभी वीकनेस के दौर में आ गया है। मतलब जैसे ही ओपनिंग पॉजिटिविटी की तरफ हुई थी रुपए की, उसके बाद फिर से उसके अंदर गिरावट शुरू हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एमसीएक्स पर गोल्ड को सपोर्ट देगा। तो ये मेरा गोल्ड पर व्यू पॉइंट है। और सिल्वर में भी सिमिलर लाइंस पे व्यू पॉइंट रहेगा। बाइंग का रुझान रखें सिल्वर में भी। 64-250 के आसपास बाय कर सकते हैं। 50-100 पॉइंट की गिरावट आती है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से। उसके बाद स्टॉप लॉस जो रहेगा 63,800 का रहेगा और जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 65,000 के आसपास रहेगा। ये प्योरली इंट्राडे व्यू पॉइंट है, इसको कैरी नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखने जाएंगे तो थोड़ा सा पेन है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी पॉजिटिव नोट पे चल रहा है। सो इंट्राडे पर्पज से बाइंग कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा मिल जाएगा कि आगे चल के हुए किस तरफ का रुख लेगा गोल्ड और सिल्वर। जी पूजा। तो इंट्राडे में तो आज तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन पोजिशनल कॉल के लिए भी वेट करिए। जल्दीबाजी मत करिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने की। अगला सवाल नेशनल गैस पर होगा। नेशनल गैस में आज हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी दिख रही है निचले स्तरों से, करीब 1.25% मजबूत है और $2.5 के करीब इस वक्त नेशनल गैस में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है नाइमेक्स पर। और एमसीएक्स नेशनल गैस देखेंगे तो 207 के करीब है। यहाँ पर भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अमित, आपका क्या व्यू बन रहा है नेशनल गैस पर? आज रिकवरी आ रही है निचले स्तरों से, ये सेल ऑन राइज का मौका दे रहा है या फिर अभी तेजी के लिए आप एंट्री ले सकते हैं? मॉर्निंग। देखिए, कल इन्वेंट्री डेटा जो आया था ईआई से, उसके बाद हमने डेफिनेटली उछाल आते हुए देखा है। और इसके पहले दिन भी फियर शॉर्ट कवरिंग देखी गई थी, जहां -5% से +6% प्राइजेस हो गई थी। लेकिन ये एक बहुत ही स्वाभाविक या नेचुरल एक टेंडेंसी रहती है मार्केट में कि ओवरसोल्ड है प्राइजेस तो एक उछाल आता है। बट मैं समझता हूँ जब तक मार्च वायदा जो है 220 से 225 के स्तर को नहीं निकाल पाता, तब तक मैं इसे एक शॉर्ट कवरिंग की तरह ही लेना चाहूंगा। और इनफैक्ट 210 से 12 के रीजन में एक्चुअली सेल प्रेफर करूंगा, क्योंकि आने वाले जो सीजन है मार्च और अप्रैल मई तक, मैं कहूंगा एक लीन पीरियड होता है नेचुरल गैस डिमांड के लिए। तो यहाँ सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और ट्रेंड भी जो है फियर्सली नेगेटिव है, तो मैं ट्रेंड के साथ चलना प्रेफर करूंगा। और 1 या 2 दिन के जो उछाल हैं फिलहाल मैं उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहूंगा। 225 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलती हैं और स्टेबल होती हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट फिलहाल सेल ऑन रैलीज का मेरा प्रेफरेंस रहेगा। तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट है फिलहाल। इस तेजी में आप एक फ्रेश एंट्री या लॉन्ग लेने की चेष्टा ना करें। पहले टिकने दे, 225 के ऊपर निकले, फिर ये तेजी टिकाऊ रहेगी, तब वहां पर अपनी रणनीति आप रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति नेशनल गैस में। तरुण भी हमारे साथ मौजूद है इस पर। तरुण, आपसे मेटल्स पे सवाल होगा। मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉपर 765 के करीब है, जिंक 270 रुपए के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है और लेड भी देखेंगे तो 182 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम 210 के पास है, इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो काफ़ी दायरे में आज मेटल स्पेस में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल स्पेस की बात करें तो आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी होगी? हाय, गुड मॉर्निंग।
आई थिंक मैं कॉपर में बियरिश हूँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए। हमने काफी अच्छा रैली देखा था 550 से 790 तक। अभी काफी हर्डल हो रहा है 790 के ऊपर कॉपर सस्टेन करने में। 760 के नीचे अगर कॉपर के प्राइस जाएंगे तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में बियरिश हो जाएगा और प्राइस 710 तक आ सकते हैं। थोड़ा सा सप्लाई डिसरप्शन की वजह से शॉर्ट टर्म में हमने देखा है सपोर्ट मिल सकता है, बट वो सस्टेन नहीं करेगा। एंड चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड। जब तक चाइना की तरफ से पॉजिटिव नंबर्स नहीं आएंगे इकोनॉमी के, तब तक आई थिंक कॉपर में लंबी अवधि में फर्दर सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो आई एम बियरिश ऑन कॉपर फॉर शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है कि 760 के नीचे 710 तक प्राइस आ सकती है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा मेटल स्पेस में आपको दे दी गई है। अब आप बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर आज तेजी का रुख है। बट कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक दिन गिरावट होती है, फिर एक दिन रिकवरी होती है, लेकिन वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है क्रूड पिछले काफ़ी समय से। MCX पर आज बात करें तो करीब 6,300 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। जतिन, दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं कच्चे तेल में। इस वजह से हम देखते हैं कि कभी तेजी आ रही है, कभी यहाँ पर गिरावट दिखाई देती है। ट्रेडर्स क्या करें क्रूड में? देखिए, दोनों तरफ का है रुझान। आपकी बात सही है, क्योंकि कंसर्न है कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के जो डैम्पनिंग कर सकता है आगे चलते हुए। लेकिन साथ में जो अभी हाल ही का जो अपडेट है वो है रशियन ऑयल का डिस्ट्रप्शन होना मार्केट से, तो सप्लाईज कट होना। तो डेफिनेटली उसका रुझान जो है उसकी वजह से हमने एक बाउंस बैक देखा है पिछले 2 दिनों में, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंटिन्यूड रहना चाहिए जो बाउंस है वो। टेक्निकली स्पीकिंग जो रेंज रहा है क्रूड ऑयल का पिछले 2 महीने से, इनफैक्ट मैं ये पिछले 2 महीने से यही व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के अंदर जो रेंज है उस रेंज को ही प्ले कीजिए। अभी कोई ट्रेंड नहीं है बड़ा उसके अंदर, और ये जो रेंज है वो भी काफी बड़ी रेंज है। मसलन WTI के अंदर हम देख लें तो 80-81 के आसपास का बैरियर है, रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 74 से लेके 73 के आसपास का सपोर्ट है WTI क्रूड में। और उसी के साथ में MCX पर भी देखें तो 6200 से लेके 6000 ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, और 6600 से लेके 6800 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जो 600-700 पॉइंट की जो रेंज है क्रूड के अंदर, इसके अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है पिछले 2 महीने से। और पिछले 2 दिनों में हमने ये देखा है जो करेक्शन आया था 2 दिन पहले, ट्यूसडे के दिन, तो वेडनेसडे के दिन इनफैक्ट, तो तभी वो वापस से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गया था जो था 6100-6150 के आसपास। तो वहां से बाउंस बैक होना बहुत प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था। तो अभी पिछले 2 दिन से जो रैली चल रही है इसको और आगे मैं मानता हूँ कि चलनी चाहिए। 6450 6500 तक के लेवल्स जो है वो आगे चलते हुए देखने मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटाइल भी रहती है ये काउंटर, तो मैं ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दूंगा कि क्रूड के अंदर ऑप्शंस के जरिए अपना ट्रेडिंग बेट जो प्लेस करें। 6400 का जो कॉल ऑप्शन है नियर द मनी वाला, उसको आप बाइंग बेट में ले सकते हैं। 185 के आसपास जो स्तर है वहां पर बाय कीजिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 230 से लेकर 240 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाइंग ऑन द कॉल साइड ये जो स्ट्रैटेजी बिता सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। जी पूजा। राइट, तो 230 के टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं क्रूड में। ये राय जतिन की तरफ से। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, हम आई थिंक कमोडिटीज़ पर चर्चा कर पाएंगे, लेकिन आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और तमाम